हाँ तो नमस्कार साथियों। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं प्रकाश का परावर्तन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं साथियों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग ये 2000 की सीरीज है साथियों। कितने की 2000 की सीरीज है। इसमें 2000 प्रश्नों के बारे में डिस्कशन होने वाला है और ये विज्ञान के लिए रामबाण साबित होगा साथियों। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। टॉपिक टू टॉपिक आपका बनेगा साथियों। एक एक टॉपिक बनेगा, है ना। टॉपिक से बनाएंगे, कंप्लीटली टॉपिक से ही बनाने वाले हैं। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। लिखा है किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरण। क्या साथियों, ध्यान दीजिए, प्रकाश का परावर्तन डिस्कशन हो रहा है। किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। साथियों हम चारों विकल्प हम पढ़ेंगे और उसके बाद में आपको टाइम देंगे, अदरवाइज हम उत्तर को बताएंगे। क्या होता है नियमित, दूसरा है अनियमित, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है आप इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है साथियों किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। परावर्तन किस प्रकार का होता है साथियों? नियमित। किस प्रकार का होता है? नियमित राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। किसी समतल दर्पण, साथियों किसी समतल दर्पण में लेटर पी, मतलब जो आपका अक्षर पी है, क्या साथियों जो अक्षर पी है ये किस प्रकार दिखता है, देखने पर कैसा मालूम पड़ता है, ये देखना है साथियों। अगर समतल दर्पण की बात करें तो मान लीजिए समतल दर्पण है और साथियों यहाँ पे अगर पी, यहाँ पे देखें इधर पी है, तो अगर ये चीज़, पहली बात तो साथियों समतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब इधर बनेगा, इधर प्रतिबिंब बनेगा साथियों, लगभग इस टाइप का बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा साथियों। और इस तरह अगर बना तो किस आकार का होगा? क्यू जैसा मालूम पड़ेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो, क्यू जैसा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं साथियों। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? ऑप्शन ए कणों का प्रवाह, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश क्या है साथियों? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा एक प्रकार की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा क्या होता है? आपको बताना है, मतलब हमेशा और हमेशा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है साथियों। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको टाइम देंगे साथियों क्वेश्चन के लिए। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। लिखा है समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? ऑप्शन ए वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी आभासी प्रतिबिंब, दोनों प्रतिबिंब, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है साथियों, एक बार कमेंट करिए। ऑप्शन बी आपका आभासी और आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? आभासी बनता है साथियों, और क्या बनता है? सीधा बनता है। आभासी और सीधा बनता है, ध्यान रखिएगा, आभासी और सीधा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। क्या है साथियों? प्रकाश की किरणों के सरल मतलब सीधी रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। सूर्य ग्रहण में अनुप्रयोग है इसका, चंद्र ग्रहण में, तारों के चमकने में। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों में। क्वेश्चन नंबर 6 साथियों ये आपका राइट आंसर है, आपका ए और बी दोनों में। मतलब इसका प्रयोग सूर्य ग्रहण में भी किया जाता है और चंद्र ग्रहण में भी किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है? लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेंगी। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेंगी। सीधी रेखा में, दूसरा है टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भाई, सीधी रेखा में कि टेढ़ी रेखा में कि किसी भी दिशा में कर सकती हैं या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए, साथियों जानते भी होंगे प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान दीजिए, बहुत स्पीड के साथ हल करवाने वाले हैं साथियों। देखिए, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर, आपको खड़ा करके अगर छड़ी को रख दिया जाए तो उसकी छाया कैसी होगी? प्रकाश स्रोत को, ये प्रकाश स्रोत है, उसके सामने किस रंग की, हरी को, हरी रंग की अगर रख दिया जाए साथियों तो छाया किस रंग की होगी? तो ध्यान रखिएगा, हमेशा और हमेशा के लिए काली रंग की। किस रंग की साथियों? काली रंग की। तो जब भी किसी प्रकाश स्रोत के सामने अगर हरी रंग की छड़ी रख दिया जाए तो साथियों जो है उसकी छाया किस रंग की बनेगी? तो काली बनेगी, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ध्यान दीजिए। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट, क्या एक रुकावट रख देने पर बनती है छाया? मतलब रुकावट मतलब साथियों जैसे कि आपका दर्पण एक काम कर रहा था, मतलब पॉलिश कर दिया जाए किसी चीज को, वही रुकावट हो गया। जैसे दीवार मान लो 1 मिनट के लिए, कुछ भी मान लीजिए। तो किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट, मतलब जहां से प्रकाश जो है परावर्तित हो जाए, रख देने पर बनती है छाया, उप छाया, कुछ भी नहीं। ए एवं बी दोनों। तो साथियों छाया भी बनती है, उप छाया, अर्थात दोनों बनती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, जिसमें से ए भी सही है और बी भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? बोलो भाई कैसे? ठोस, गोल, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, चौकोर। तो ये बनेगा नहीं, या तो ठोस गोल बनेगा तो वृत्ताकार है, क्या साथ है तो वृत्ताकार बनेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है। दृष्टि अनुभूति मतलब आपको फील करना साथियों, जो आपका फील होता है, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है प्रकाश। दृष्टि मतलब देखना, देखना, प्रकाश, ध्वनि, तरंग, इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है साथियों? प्रकाश। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश एक रूप है। प्रकाश किस रूप है? बोलो, शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का, बल का। तो आपका ऊर्जा राइट आंसर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करती हैं साथियों? किसी माध्यम में, कोई भी माध्यम, निर्वात या वायु कोई भी माध्यम हो, प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को गर्म करती हैं। पहला ऑप्शन, प्रकाशित करती हैं, तो गर्म तो करेंगी साथियों, प्रकाशित करती हैं, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती हैं। प्रकाशित करती हैं, गर्म करती हैं, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती हैं। तो ऑप्शन डी आप तीनों होता है साथियों, गर्म भी करती हैं, प्रकाशित भी करती हैं और गति भी प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं साथियों, देखिएगा, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? बोलो भाई, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? ऑप्शन ए विकिरण ऊर्जा, यह एक बल है, ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है भाई? विकिरण ऊर्जा। कौन सा है? विकिरण ऊर्जा आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है साथियों? कहता है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं? प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो साथियों ध्वनि तरंग के समान, विद्युत चुंबकीय तरंग, बस यही राइट आंसर है, याद होना चाहिए किस प्रकार की तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, राइट ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 को क्या है? प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? शायद आपको पता भी हो, प्रकाश सभी के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी माध्यम न हो मतलब किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्वात और वायु दोनों में प्रकाश आराम से गमन करता है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, क्या साथियों? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है बहुत छोटा, बहुत बड़ा, समान, इनमें से कोई नहीं। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ साथियों अन्य बाधाओं की तुलना में, अन्य बाधाओं की तुलना में, अन्य से तुलना किया जाए तो साथियों क्या होता है? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा, बहुत बड़ा, समान, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है, बहुत छोटा होता, अत्यंत छोटा होता है। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देते हैं, प्रकाश किरण है, बोले प्रकाश का बिंदुपथ, किरण का बिंदुपथ, ए एवं बी दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रकाश किरण प्रकाश का बिंदुपथ होता है। प्रकाश किरण क्या होता है? प्रकाश का बिंदुपथ, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? बोलो भाई जल्दी, किरणों के समूह क्या कहा जाता है? किरण पुंज, प्रकाश पुंज, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। किरण का समूह है तो दो तीन प्रकार की होती है, किरण पुंज भी कहते हैं, प्रकाश पुंज भी कहते हैं। तो अगर ये दोनों कहते हैं साथियों तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ए और बी। ध्यान रखिए क्वेश्चन 19 का मतलब है साथियों, किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, संतृप्त, अपसृप्त और समांतर किरण पुंज। कौन कौन से होती हैं? संसृत, संसृत होती हैं, संसृत होती हैं, और दूसरा होता है अपसृत, तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। तो ऑप्शन सी किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों कहते हैं। चलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं साथियों, क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लिखा है किसी उच्च कोटि की पालिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। साथियों जब उच्च रूप से उसको पॉलिश कर दिया जाएगा, बोलो बढ़िया से पॉलिश कर दिया जाएगा, तो उसमें क्या होगा भाई? उस पर होगा परावर्तन, और ये परावर्तन यहाँ पे क्या होता है? फोकस। यहाँ पे जो होता है फोकस होता है, यहाँ पे साथियों क्या होता है? फोकस बिंदु। तो पूर्ण रूप से परावर्तन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन में तेल लगा कागज होता है, बोलो भाई तेल लगा कागज जो होता है पारदर्शक नहीं होता, अपारदर्शक नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, पारभाषक होता है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। साथियों तेल लगा कागज जो होता है हल्का हल्का धुंधला दिखाई देता है उसमें, ठीक है, इसलिए तेल लगा कागज पारभाषक माध्यम जैसा कार्य करता है। कौन सा होता है? पारभाषक, याद रखिएगा, तेल लगा कागज पारभाषक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है? तरंग माना गया, कण माना गया, दोनों में से कुछ नहीं माना गया, सभी उत्तर सही है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, आधुनिक अगर बात कर रहे हैं, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को माना गया है, तो इनमें से कोई नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं माना गया है। ध्यान रखना, दोनों में से कुछ भी नहीं माना गया है, ठीक है, ना तो कण माना गया है ना ही तरंग माना गया है। क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? बोलो अपसृत और प्रकाश पुंज, संसृत प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, सभी उत्तर सही है। कहाँ से आना? सूर्य से आने वाला। तो साथियों सूर्य से आने वाला प्रकाश जो होता है ये आपका समांतर प्रकाश किरण पुंज होता है, समांतर प्रकाश पुंज होता है। ध्यान रखिएगा सूर्य, साथियों ध्यान रखिए सूर्य हमसे काफी दूर है, सूर्य हमसे क्या है? काफी दूर है। अगर सूर्य हमसे काफी दूर है तो दूर बिंदु से आने वाला प्रकाश किरण जो होता है वो क्या होता है? समांतर हो जाता है। तो अगर समांतर हो जाता है तो सूर्य हमसे काफी दूर है, इसलिए क्या होगा? इससे आने वाला प्रकाश किरण समांतर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं,
साथियों विधिवत तरीके से याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, भाई तो याद ही है यार, 24 नंबर का ये आपका राइट आंसर है। सीधी रेखा में काफी दिनों से याद, प्रकाश किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण आदि प्रकाश के सरलरेखीय गमन के कारण ही होता है। साथियों चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, ये सारी चीजें किसके कारण होती हैं? प्रकाश किरणों के कारण, ठीक है ना, और सरलरेखीय के कारण। चलिए, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? अरे यार रटा हुआ होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है भाई? 2 नियम है, ठीक है, 2 नियम होते हैं। कितने नियम? 2 नियम याद होना चाहिए, दोनों नियम प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय दर्पण। फोकस पर अभिसरित अभिसरित करने वाला, क्या करने वाला? अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से। बोलो भाई क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए अवतल दर्पण से। समांतर कब होगा? फोकस पर अभिसरित, अभिसरित मतलब आने वाला, केंद्रित होने वाला, तो आपको पता भी होना चाहिए। चलो अवतल दर्पण बनाते हैं, ये आपका अवतल दर्पण हुआ। अच्छा यहाँ से मान लेते हैं ऐसे आती है किरण, ठीक है ना। अब फोकस पर अभिसरित, अच्छा मान लो फोकस पर अगर अभिसरित होती है तो किरण मान लीजिए, 1 मिनट के लिए साथियों ध्यान दीजिए, विधिवत तरीके से आपको हम बनाते हैं अवतल दर्पण। अगर बनाए तो अवतल दर्पण ऐसे बनेगा, अगर ऐसे बनेगा तो देखिए फोकस पर केंद्रित होने वाली, जो फोकस पर यहाँ फोकस होगा किसके, देखो समांतर हो जाती हैं, तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण से फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद ऐसे जाता है, परावर्तन के बाद ऐसे समांतर हो जाता है। देखो इसके समांतर है, अगर इसके समांतर है तो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 27 नंबर, F बराबर R/2 सत्य है केवल अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ए और बी दोनों में। तो साथियों आपका राइट ऑप्शन सी है। ये तो घिसा पीटा क्वेश्चन है। जो फोकस दूरी होती है वो कर्ता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। किसी बिंब, बिंब मतलब वस्तु, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, ध्यान देना है, सीधा, बिंब से बड़ा मतलब वस्तु से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? साथियों अगर दर्पण अवतल है, पहली बात तो इसको ध्यान रखो, तो अवतल में हमेशा वास्तविक बनता है, लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। एक केस है जिसमें काल्पनिक बनता है, तो वो केस जो है लास्ट वाला है, कहाँ पे रखना चाहिए? वक्रता केंद्र पे तो बिल्कुल नहीं, वक्रता केंद्र से परे बिल्कुल नहीं, मुख्य फोकस से वक्रता केंद्र के बीच, और दर्पण के ध्रुव ये भी नहीं होगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, बिल्कुल जी हाँ। क्वेश्चन 28 का डी ऑप्शन आपका राइट है। कहाँ रखना चाहिए साथियों? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। अरे यार फोकस नहीं कहोगे, क्या कहोगे भाई? द्वारक, भाई क्या कहेंगे? द्वारक। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कौन सा किरण आरेख सही नहीं है? कौन सा किरण आरेख सही नहीं है? चलिए एक एक करके हम दिखाते हैं साथियों। देखिए यहाँ पे है आपतन कोण कितना है भाई, आपतन कोण परावर्तन कोण, देखो यहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर नहीं, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ से देख कौन सा किरण आरेख सही नहीं, ये भी नहीं सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बी। अच्छा बी अगर देखें साथियों, बी और सी, बी और सी, बोलो इसमें क्या है? सी तो सही है, बी वाला देखें अगर साथियों, तो बी वाले में क्या होता है? परावर्तन हो जाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से परावर्तन ही हो जाना चाहिए, तो बी आपका गलत है। तो ऑप्शन डी देखते हैं, ए और बी, तो राइट आंसर है डी, ए और बी। राइट आंसर कौन सा होगा भाई? 30 का ए और बी। चित्र में देख रहे हैं साथियों, ए और बी आपका गलत है, यही आरेख गलत है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? प्रॉपर तरीके से, विधिवत तरीके से 31 कहता है, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसमें भाई? प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। बोलो अवतल दर्पण में, पहली बात आवर्धन तो याद होना चाहिए, आवर्धन ऋणात्मक होता है। क्या होता है अवतल दर्पण में? आवर्धन ऋणात्मक होता है, ए आपका राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। अवतल दर्पण में आभासी सीधे, तो साथियों आभासी हो सीधा हो डजन मैटर है, कौन सा दर्पण? अवतल, तो समझ जाइए ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए साथियों, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, किसके अनुसार? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंदु दूरी ली जाती है, धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक। अच्छा साथियों देखिए ये आपका हो जाएगा ऐसे दर्पण, तो अगर इसके सामने की बात करें तो ये ली जाती है ऋणात्मक, और इधर की बात करें तो ये ले जाती है धनात्मक। क्या ली जाती है? धनात्मक। तो बोलो भाई कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ऋणात्मक। कौन सा ऑप्शन? ऋणात्मक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें ऋणात्मक होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कहता है कि एक प्रयोग में
एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का, बिंब मतलब क्या, बिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। किस पे, मान लो पर्दे पर प्राप्त किया गया, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त किया गया, पर्दे पर। ध्यान रखना प्रतिबिंब मतलब ये क्या है, आपका वी है, ठीक है। किया जाता है दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए, मतलब एफ को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, साथियों दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी बोलो क्या होगी, दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ये तो वस्तु की दूरी होगी u, और दर्पण बोलो भाई, दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी देखें अगर, तो ये किसकी दूरी होगी, वस्तु की दूरी। ध्यान रखना। तो 34 का आपका ए राइट आंसर है, ए राइट आंसर, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा साथियों, अवतल दर्पण द्वारा अगर किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है तो आप कह सकते हो कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए, किसके लिए, दर्पण की फोकस दूरी, क्वेश्चन कह रहा है फोकस दूरी निर्धारित करो भाई, तो फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए पर्दा और दर्पण के बीच की दूरी ज्ञात करना होगा, भी ज्ञात करना होगा। जब भी निकाल लोगे, क्योंकि ई आपका क्लियर है, भी निकाल लोगे तो बताओ एफ निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1/f बराबर कितना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, किसके लिए होता है, दर्पण के लिए, यानी ऑप्शन ए दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, जो कि किसको डिफाइन करता है, भी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण के, साथियों उत्तल दर्पण के प्रकरण में कौन सा दर्पण है भाई, उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन। तो दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण, तो आवर्धन क्या होता है, पॉजिटिव, आवर्धन धनात्मक होता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 36, किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन, क्या साथियों, किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन एम क्या होगा, यदि प्रतिबिंब के आकार, प्रतिबिंब उसका जो आकार इमेज बनती है साथियों एच डैश, और वस्तु का आकार एच है, तो आवर्धन एम बराबर पढ़ेंगे साथियों कितना होता है, एम बराबर आपका, चलो चारों ऑप्शन देखते हैं, एच डैश अपॉन एच, कौन सा होता है, अच्छा यहाँ पे बोला भी होगा किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन, तो एम बराबर आप पढ़े होंगे, एम बराबर होता है एच डैश अपॉन एच, तो बोलो कौन सा राइट आंसर है, एच डैश अपॉन एच, तो आपका राइट आंसर है ए, एम बराबर एच डैश अपॉन ए, किसका आकार, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर साथियों आपका है 37, क्वेश्चन नंबर 37 को ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। तो साथियों जो वाहन में दर्पण लगते हैं ना, वो उत्तल दर्पण होते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु को छोटा दिखा देता है, आभासी करके दिखा देता है, और साथ में आभासी दिखाता है, छोटा दिखाता है। तो अगर आभासी और छोटा दिखा देता है तो हम कह सकते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, साथ ही प्रतिबिंब छोटा होता है, छोटा देखने में सुविधा होती है साथियों, ठीक है। इसलिए वाहनों में पश्च दृश्य जो वाहन होते हैं उसमें पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, अरे यार वास्तविक बोलो, बनेगा नहीं, उत्तल में कहाँ बनता है, आभासी, आभासी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 साथियों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 39, दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए, बोलो भाई कहाँ रखना चाहिए, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाहर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, डी इनमें से कोई नहीं, बोलो कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं, कहाँ पे, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब, बोलो सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना चाहिए, तो आपका राइट आंसर इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने के लिए साथियों उपयुक्त दर्पण फोकस के अंदर चेहरा को देखने पर ही आभासी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। क्या होगा, फिर से सुनिए साथियों, क्या करते हैं ना कि जब दाढ़ी बनाते वक्त चेहरा को रखने कहाँ रखा जाए, ये कौन बताता है, दाढ़ी बनाने के लिए जो उपयुक्त दर्पण के फोकस के अंदर चेहरा को रखने को ही क्या करते हैं, आभासी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो साथियों इसमें से कोई नहीं, क्योंकि क्या है, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला होता है। अगर वास्तविक वस्तु है तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब कौन बनाएगा, बोलो समतल उत्तल, समतल अवतल, और साथियों उत्तल अवतल, समतल उत्तल अवतल, तो समतल और उत्तल, क्योंकि ये जो अवतल है उल्टा भी बना देता है। तो 40 का ए आपका राइट आंसर होगा, समतल और उत्तल दर्पण में ही वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, बोलो वास्तविक, उल्टा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, 41 का बी, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक अगर बनेगा तो उल्टा बनेगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अभी भी बताए थे भाई। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी साथियों फोकस दूरी कितना है बोलो। फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। अगर फोकस दूरी इसकी 20 सेंटीमीटर है तो क्वेश्चन कहता है अवतल दर्पण को, चलिए मान लेते हैं साथियों 20 सेंटीमीटर है, सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष, चलो ठीक है, प्रधान अक्ष वही अक्ष जो है, पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है, इस बिंदु की दूरी दर्पण से। साथियों एक चीज बताइए, जब आपका उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में अगर कोई रेखा आती है, ऐसे रेखा आएगी तो किससे होकर जाएगी बोलो भाई, यही फोकस से होकर जाती है। ऐसे रेखा आएगी फोकस से होकर जाएगी। अच्छा, कतरन यहाँ पे रखा जाएगा, तभी तो जो धूप है उसका यहाँ पे ताप पड़ेगा, यहाँ पे ताप पड़ने के कारण यहाँ पे रखी हुई वस्तु जलकर राख हो जाएगी। तो यानी यही बिंदु तो आपका 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ये बिंदु होता कौन सा है, फोकस दूरी। अगर फोकस दूरी है तो बताओ कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। फिर से सुनिए, ऐसे जब आएगी रेखा और ऐसे होकर जाएगी तो इसको फोकस बिंदु कहते हैं। चारों तरफ से जब रेखाएं आएंगी तो कहाँ से होकर जाती हैं, फोकस से। और जब रेखा यहाँ से होकर जाती है तो यहीं पर रखे हुए कागज का टुकड़ा जलकर राख हो जाएगा और इसकी दूरी जो होगी फोकस दूरी के बराबर होगी, यानी 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगी साथियों, 20 सेंटीमीटर। साथियों ध्यान रखने का, सूर्य से जलने वाला जो प्रकाश किरण है, जो सूर्य से चलेगा प्रकाश किरण, वो समांतर, देखिए समांतर होगा। अच्छा, समांतर होने के बाद अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी 20 सेंटीमीटर है। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो इस दूरी का जो इसकी दूरी है दर्पण की, वही फोकस दूरी है। और ये फोकस दूरी जो है कागज के कतरन को कहाँ रखा जाए, बोलो भाई फोकस पे रखा जाएगा, तभी तो सारी रेखाएं आएंगी वहीं से होकर जाएंगे, कागज जलकर राख हो जाएगा। तो यानी आपका एफ जो है वही 20 सेंटीमीटर है, वही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर देखते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, 40। अगर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है तो जानते हो चाचा एफ बराबर r/2, यानी 40/2। बोलो आंसर आएगा 20। बोलो राइट आंसर है 20 सेंटीमीटर। और ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण की त्रिज्या ऋणात्मक, अवतल दर्पण की जो आपकी फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अच्छा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है, जो मुख्य अक्ष होता है, हाँ साथियों अभिलंब भी होता है, अभिलंब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति कहाँ रखा जाता है, ध्रुव और फोकस के बीच है। तो ध्यान रखिए, अवतल दर्पण है भाई तो यहाँ पे ध्रुव होता है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे वस्तु रखी जाती है। अगर यहाँ पे वस्तु रखी जाती है तो पीछे बनता है, यहाँ पे बनता है जाके, और ये आभासी होता है, सीधा भी होता है। तो आभासी सीधा जहाँ मिले, आभासी को काल्पनिक कहते हैं, वो बड़ा भी होता है। यानी कह सकते हो काल्पनिक और बड़ा, क्या कह सकते हैं भाई, काल्पनिक और बड़ा पीछे बनता है जाके, कहाँ बनता है, पीछे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, देखो गोलीय दर्पण है और किसी पतले गोलीय लेंस, दोनों की फोकस दूरियां क्या भाई, फोकस दूरी अब 15 हो 20 हो डजन मीटर, लेकिन है किसका, नेगेटिव का। और नेगेटिव किसका होता है, अवतल दर्पण का भी और अवतल लेंस का भी। तो दर्पण अवतल था, लेंस उत्तल नहीं, दोनों अवतल क्या होने चाहिए, 47 का, दोनों क्या होने चाहिए, अवतल, लेंस भी और दर्पण भी होने चाहिए। क्वेश्चन 48, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, बताओ। मुख्य अक्ष के समांतर, बोलो भाई मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाती है, अभी भी बताए थे, फोकस से होकर जाती है, इसको बोलते हैं एफ फोकस। तो फोकस से होकर जाती है, गुजरती है, इस बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन 49, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का और परवलयिक, जो आपका परवलयिक मतलब आपका परवलयाकार होता है दर्पण का। इनमें से कौन सा है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, उत्तल दर्पण का। ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर साथियों। याद होगा यार, ये तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, याद होगा एफ बराबर होता है r/2, त्रिज्या की आधी हो जाती है, फोकस दूरी जो है त्रिज्या की आधी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अरे यार रटा होना चाहिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किसकी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो भाई क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरे यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही VVI समझ लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, बोलो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन या आपका कौन सा, बोलो भाई। फोकस दूरी धनात्मक किसकी होती है, उत्तल दर्पण की, तो क्वेश्चन हो चुका है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना बाबू, किसका, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है भाई, रोगियों के नाक, रोगी का नाम आया ना भाई, किसका, अवतल दर्पण, समझ जाओ। अच्छा सारी चीजें हम रिवीजन करवाते हैं।
जो वाहन में लगते हैं साथियों वो उत्तल दर्पण लगते हैं। कहाँ लगते हैं? वाहन में जो लगते हैं साथियों वो उत्तल दर्पण लगते हैं। फिर से सुनिए, जो वाहन में लगते हैं, सारी चीजें हम रिवीजन करवाते हैं। जो वाहन में लगते हैं उत्तल दर्पण लगते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या लगते हैं? उत्तल दर्पण। अच्छा, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। रोगियों के लिए अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53, रोगियों के नाक कान, ये रिपीटेड क्वेश्चन साथियों। अवतल दर्पण आई बराबर आर नहीं लागू होता है, बोलो। आई बराबर आर नहीं लागू होता है समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। बोलो भाई कौन सा ऑप्शन डी है आपका? इनमें से कोई। आई बराबर आर नहीं लागू होता है, बोलो। इनमें से किसी में भी नहीं, किसी में भी नहीं लागू होता है। चलिए, टार्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, बोलो। टार्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? समांतर प्रकाश पुंज, अपसरित प्रकाश पुंज, संसरित प्रकाश पुंज। सभी उत्तर सही हैं, बोलो भाई। तो टार्च में क्या होता है? टार्च में हमेशा संसरित प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने डी दूरी पर रखी माचिस की तीली। अरे यार, ये तो भी बताए थे भाई, आपको याद होना चाहिए। बोलो, माचिस की तीली, पहले समझिएगा, ये अवतल दर्पण है। अच्छा, ये अवतल दर्पण है। ये क्या है आपकी? इसका अच्छा है। अच्छा, यहाँ से जो वस्तु आती है और यहाँ से जो रेखा आएगी ये फोकस से होकर जाएगी। ये भी जो रेखा आएगी ये भी फोकस से होकर जाएगी। बोलो, ये जो फोकस है यहीं से सब सारी रेखाएं होकर जाएंगी। तो यहाँ पे अगर माचिस की तीली रख दिया जाए तो बोलो जल जाएगी। और अगर जल जाएगी तीली तो बताओ कि ये कौन सा बिंदु है? फोकस दूरी है। और यही तो दिया है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। जी हाँ, तो 20 सेंटीमीटर राइट आंसर है। क्वेश्चन तुम्हें चूतिया बनाया है, क्वेश्चन वही है साथियों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। अगर सीधा प्रतीत होता है ना, बोलो केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। बोलो राइट आंसर कौन सा है भाई? ऑप्शन डी, समतल भी आपका सीधा होता है और आभासी पूछा केवल सीधा है, और उत्तल में तो सीधा होता ही है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है? अच्छा साथियों, वाहन में जो प्रयोग होता है दर्पण, वाहन में यहाँ पे क्या है? अग्रदीप। दीप मतलब जलना। अग्र, आगे में जो आगे की रोशनी होती है वहां पे प्रयुक्त दर्पण। साइड वाला नहीं, साइड तो उत्तल होता है, लेकिन आगे वाले में क्या होता है? आगे वाले में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका साथियों? अवतल दर्पण का। क्यों? क्योंकि किसी कार में अग्रदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी वाला बल्ब लगा होता है। किस? अवतल दर्पण वाला फोकस दूरी का अवतल दर्पण लगा होता है। और अग्रदीप में होता क्या है? परावर्तन के बाद रेखाएं क्या होती हैं? समांतर हो जाती हैं, अतः दूर तक आराम से दिख सकता है। बोल सकते हो नहीं? अतः दूर तक आराम से चालक को दिख सकता है, इसलिए अवतल दर्पण लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। अरे यार, घिसा पीटा क्वेश्चन आ गया, कहाँ से आ गया भाई? दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। राइट आंसर है ए आपका करेक्ट आंसर है। और लेंस में क्या होता है? माइनस हो जाता है। 60 समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी बोलो भाई क्या होती है? अनंत। फोकस दूरी अनंत होती है और वक्रता त्रिज्या 0 होती है। लेकिन आपको पूछा है फोकस दूरी तो अनंत। क्या होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी? याद कर लो, क्या होती है? अनंत। क्या होती है भाई? अनंत। 61 नंबर, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, रुकिएगा, अवतल दर्पण बात कर रहा है, उल्टा बनना भी है, वास्तविक बनना है और समान आकार का। तो हमें लगता है केवल और केवल जब केंद्र पर रखोगे तभी तभी समान आकार का बनता है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कहाँ पे रखें? वक्रता केंद्र पर। 61 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, तभी समान साइज का बनेगा। चलिए क्वेश्चन 62 देखते हैं। एक गोले दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यह गोले दर्पण कैसा है? देखो भाई, प्लस है, 20 हो, 25 हो, डेसीमीटर कुछ भी हो, आम घास चाहे जो हो, लेकिन है किसका? प्लस का। अगर प्लस का है तो बोलो भाई इनमें से कौन सा होगा? एक गोलीय दर्पण क्वेश्चन कहता है कि इसकी फोकस दूरी प्लस की है, तो प्लस की है तो उत्तल दर्पण, प्लस की है तो उत्तल दर्पण। साथियों बहुत तरीके से समझ में आया होगा, बहुत बेहतरीन ढंग से साथियों समझाने की कोशिश किए थे। एक बार कमेंट करना कि आपके समझ में आया है, एक एक पॉइंट कमेंट करके जरूर बताना साथियों। और जनता करियर क्लासेस में अगर पहली बार आप जुड़े हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और साथियों आप सब सपोर्ट करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर साथियों लाइक वाइक नहीं किए हो भाई तो लाइक वाइक कर दो। अगर लाइक नहीं किए हैं आप तो लाइक करें, लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल कर लें। शेयर जरूर करना साथियों, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और लाइक शेयर। अच्छा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना साथियों, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो आपको पसंद आया है तो बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक किस पे वीडियो लेकर आया जाए, नेक्स्ट टॉपिक आप सब बताइएगा, ठीक है। कमेंट में आपका इंतजार रहेगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। फिर मुलाकात करते हैं, लेकिन आप हमारी मेहनत के रूप में क्या देंगे भाई? आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।